नमस्कार। फूड सेफ्टी ऑफिसर कोचिंग क्लासेज जयपुर में आरपीएससी एफएसओ प्री एग्जाम में सेलेक्ट होने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो देखिए, हमने जो तीन टॉपिक डिस्कस किए थे और उससे पहले कुछ फूड स्टैंडर्ड फूड अथॉरिटीज की बात की थी। तो हमने आज तक फूड स्टैंडर्ड, फूड अथॉरिटी और 3 गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट फास्टैग, एफएसडब्ल्यू, क्लीन स्ट्रीट फूड, इन सबको हमने पढ़ा है। अब देखिए, जो हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है न्यूट्रास्यूटिकल्स रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट 2011। ठीक है, फसाई ने न्यूट्रास्यूटिकल्स को लेके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस तैयार किए थे 2011 के अंदर, जिनको हमारे कंट्री के अंदर फॉलो किया जाता है। तो हमें भी न्यूट्रास्यूटिकल्स रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट 2011 की कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो इस जानकारी को, ये जानकारी या ये लो जो न्यूट्रास्यूटिकल्स रूल्स रेगुलेशन 2011 के अंदर मेंशन कर रखे हैं, उन सभी जानकारी को समझने से पहले जरूरी है कि हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है, हेल्थ सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, मेडिकल फूड क्या होते हैं, फोर्टिफाइड फूड क्या होता है, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है। इन सब टर्मिनोलॉजी को हमारा यहाँ पे समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इन टर्मिनोलॉजी या इन सब चीज़ों की अगर डेफिनेशन नहीं समझेंगे, तब तक हमको न्यूट्रास्यूटिकल्स रूल्स रेगुलेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें दे रखी है उनको समझना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमारे को न्यूट्रास्यूटिकल्स रूल्स रेगुलेशन 2011 को पढ़ने से पहले जरूरी हो गया है कि हम फूड की जो भी ये मेडिकल फूड, मेडिकल फूड, हेल्थ सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, बायोफोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाइड फूड, इन सब टर्मिनोलॉजी के बारे में हम समझें और इन सब जानकारी को हम वहां पर न्यूट्रास्यूटिकल्स रूल्स रेगुलेशन 2011 के अंदर उसको अप्लाई कर सके। तो जब कभी हमसे इंटरव्यू के अंदर अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल्स रूल्स रेगुलेशन को लेके भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है हमसे यहाँ पर जो बेसिक हमारा है, फोर्टिफिकेशन है, फंक्शनल फूड है, हेल्थ सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू के अंदर हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी इन फूड के नाम लिए जा रहे हैं, इन फूड के नामों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स है। बहुत बार कैंडिडेट इन सबको पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी सब कुछ इतना कुछ मिक्स हो चुका होता है कि समझ में नहीं आता कि कौन सी बात किसके लिए कही गई है। तो हम आज यही कोशिश करेंगे यहाँ पे कि किस तरह से हम इन सब चीजों को आपस में डिफरेंशिएट कर सकें, और इनको डिफरेंशिएट करने के बाद में हमारे को जो एक सार निकल के आएगा, उस सार को हम फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स रूल्स एंड रेगुलेशन 2011 के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हमको किसी भी तरह का, किसी भी वे में जाके अगर कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, चाहे रूल्स रेगुलेशन से पुटअप किया जाए, चाहे सिंपल इनके डेफिनेशंस या इनके पर्पज को लेके कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उन क्वेश्चन का ठीक ठीक जवाब दे सकें। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, वो टॉपिक है हमारे बायोफोर्टिफिकेशंस, फोर्टिफिकेशंस, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फंक्शनल फूड, हेल्थ सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट, मेडिकल फूड, इन सब चीजों की हम जानकारी यहाँ पर लेंगे। हाँ, तो देखिए, 2 वर्ड्स हैं, बायोफोर्टिफिकेशन और फोर्टिफिकेशन। इन 2 टर्मिनोलॉजी को हम डिफरेंशिएट करेंगे और समझेंगे कि इन दोनों टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या फर्क होता है। तो देखिए, फोर्टिफिकेशन तो एक बहुत सिंपल सी चीज है जिसके बारे में हम लोग बहुत बार सुनते हैं, जैसे कि फोर्टिफाइड आटा। फोर्टिफाइड आटा होता है, व्हीट फ्लोर होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं कि न्यूट्रिशंस मिला दिया जाता है, और ऐसा न्यूट्रिशंस जिसमें कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स मिले हुए रहते हैं, ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन मिले हुए आटा या फ्लोर के अंदर
जब उसको हम एज ए ह्यूमन पर्पज से जब उसको यूटिलाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, यानी फोर्टिफाइड फूड या फोर्टिफाइड फ्लोर आटा। तो ऐसा फोर्टिफाइड फ्लोर या आटे को यूटिलाइज करते हैं जो क्या होता है, न्यूट्रिशनल रिच फूड होता है, जिसके अंदर कुछ न्यूट्रिशंस को बाहर से अलग से मिलाया जाता है और उस फूड को फिर हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जिससे हमारी बॉडी को जो आवश्यक विटामिन और मिनरल्स है उसकी पूर्ति की जा सके। तो यहाँ तो सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे एक आर्टिफिशियल सा तरीका लग रहा है कि कोई भी अपने फूड उठाया, उसके अंदर अलग से आपने न्यूट्रिशंस लिया और न्यूट्रिशन लिया लेके मिनरल्स लिया या विटामिन्स लिए और उनको उसमें मिक्स कर दिया और उसको अपन ने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में यूटिलाइज किया और अपने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस मिल सके। तो फिर ये दूसरा, और फिर इस तरह से यहाँ पर बाहर से कोई भी न्यूट्रिशंस को किसी फूड के अंदर मिक्स करना होता है, इस प्रक्रिया को जो बोला जाता है वो होता है फोर्टिफिकेशन। इस तरह के जो भी फूड तैयार किए जाते हैं उनको बोलते हैं फोर्टिफाइड फूड। तो फिर हमको यहाँ पे समझना होगा कि ये बायोफोर्टिफिकेशन फिर क्या मतलब है यहाँ पे। तो बायोफोर्टिफिकेशन देखिए कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर देखा जाता है कि जो भी फूड क्रॉप्स होते हैं उन फूड क्रॉप्स में ही क्या करते हैं, जो भी हमारी फसलें तैयार होती है खेत के अंदर, उन तैयार होने वाली फसलों के अंदर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उन डायरेक्ट फसल के अंदर ही कैसे न कैसे न्यूट्रिशंस को पहुंचा दो, कैसे न कैसे उस फसल में ही मिनरल्स और विटामिन्स को पहुंचा दो, जिससे क्या हो सकता है कि जब उस फसल से मिलने वाला जो भी, उस फसल को जब आप हार्वेस्टिंग कर लोगे, उसके बाद में उससे अलग अलग तरह के जब फूड प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे, उन सब फूड प्रोडक्ट के अंदर हमेशा वो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन हमेशा क्या रहेंगे, मौजूद रहेंगे। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन होंगे वो लंबे टाइम तक, यानी सस्टेनेबल और लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या रहेंगे, हमेशा उसके अंदर मेंटेन रहेंगे। क्योंकि हर फसल से क्या होता है कि जब ऐसी फसल जिसको आपने कैसे भी किसी भी तरीके से आपने उसके अंदर न्यूट्रिएंट या विटामिन पहुंचा दिए, तो अब जो उसके जो सीड्स तैयार होंगे उन सीड्स भी क्या होंगे, न्यूट्रिशन और विटामिन रिच होंगे। ऐसे सीड्स को जब अगली बार खेती के लिए इनको बोया जाएगा तो वापस से फिर वो क्या होंगे, जब ग्रो करेंगे तो भी उसके अंदर न्यूट्रिशन और विटामिन की मात्रा बनी रहेगी। तो इस तरह से आपने एक बार अगर कैसे भी करके किसी भी फूड क्रॉप के अंदर अगर आपने न्यूट्रिशंस या विटामिन उसमें अगर आपने इंट्रोड्यूस करवा दिए, तो वो मान के चलिए कि आने वाली कई पीढ़ियों तक क्या करेंगे, न्यूट्रिशंस या विटामिन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो इस तरह के लिए जो प्रक्रिया काम में ली जाएगी, ऐसी प्रक्रियाएं या ऐसे मेथड्स जो हमेशा क्या करेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स विटामिन को पौधा या फसल के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसी प्रक्रिया को नाम दिया जाता है बायो फोर्टिफिकेशन। और इस तरह से जो भी इन फसलों से जो तैयार होने वाले जो फूड्स होंगे, उन फूड को हम नाम दे सकते हैं बायोफोर्टिफाइड फूड बोल सकते हैं। ऐसी फसल को हम बायोफोर्टिफाइड क्रॉप बोल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर बायोफोर्टिफिकेशन करने का एक उद्देश्य यही है कि लोगों को न्यूट्रिशंस मिल सके, लोगों के न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सके। ग्रामीण या अर्बन इलाकों, ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में ही देखा गया है कि जो माल न्यूरिश्ड पर्सन हुए या अंडर इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर, जिसमें क्या है न्यूट्रिशनली वो क्या होते हैं, पुअर कंडीशन में होते हैं, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में होते हैं, ऐसे माल न्यूट्रिशन वाले लोगों के अंदर भी ऐसे बायोफोर्टिफाइड फूड को वो यूटिलाइज कर सके। तो इसके लिए बायोफोर्टिफिकेशन किया जाना यहाँ पे जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं जिनको हम एक तरह से नोट लगा के भी कह सकते हैं कि रियल में बायोफोर्टिफिकेशन के अंतर्गत जो भी स्टेपल फूड्स होते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन स्टेपल फूड का मतलब वही होता है जो हमारे खेत या फार्म हाउस के अंदर हरी फसल के रूप में या हरी फसलों के रूप में जो भी पौधे वगैरह लगाए जा रहे हैं, फसल लगाई जा रही है, जिनको ह्यूमन यूटिलाइज कर रहा है, तो उसको क्या करते हैं अपन, स्टेपल फूड कहते हैं। तो ऐसे स्टेपल फूड को जिसको हमने बायोफोर्टिफाइड किया है, तो जनरली क्या होते हैं कि ये
बायोफर्टिफाइड जो स्टेपल फूड्स होते हैं ये न्यूट्रिशन रिच तो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, लेकिन इनका कंपैरिजन किया जाए इंडस्ट्री लेवल पर जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे जो फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में यहाँ पर बायोफोर्टिफाइड स्टेपल फूड होते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का लेवल यानी विटामिन का लेवल क्या होता है, जनरली कम होता है। लेकिन यहाँ पर नेचुरलिटी जरूर रहती है, जो कि इंडस्ट्रियल फोर्टिफाइड फूड के अंदर वहां पर नेचुरलिटी नहीं रहती है। बायोफोर्टिफाइड स्टेपल फूड को हम डेली अपनी रूटीन लाइफ के अंदर, हमारा जो डेली का जो लाइफ साइकिल है, हमारा डेली का खाना पीना है, मॉर्निंग इवनिंग का, उस खाने पीने के साथ ही हम इस तरह के जो भी बायोफोर्टिफाइड स्टेपल फूड है उन सबको डेली हम यूटिलाइज करते रहेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे क्या होंगे, न्यूट्रिशंस और विटामिन हमारी बॉडी को मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यू न्यूट्रिशंस और विटामिन की सप्लाई बनी रहेगी थ्रू आउट हमारी लाइफ साइकिल तक, तो जिससे धीरे धीरे माल न्यूट्रिशन के चांसेस को खत्म किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में समझा है कि बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है। बायोफोर्टिफिकेशन से रिलेटेड थोड़ी सी एक हमने लिमिटेशन भी देखी है यहाँ पे। तो देखिए बायोफोर्टिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या, बायोफोर्टिफिकेशन की जो स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी के क्या एडवांटेज है। बायोफोर्टिफिकेशन स्ट्रेटेजी से यह है एक तो कि जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उन फैमिली मेंबर्स के अगर डेली का लाइफ साइकिल देखें तो उस लाइफ साइकिल के अंदर सबसे ज़्यादा कोई भी फैमिली मेंबर होता है वो जो लार्ज अमाउंट में फूड स्टेपल को ही यूटिलाइज करता है। मतलब कि हम हमारी अगर पूरे दिन का अगर देखें, डेली का लाइफ साइकिल देखें हमारा, तो उसके अंदर हम ज़्यादातर जो फूड स्टेपल फूड होते हैं जो हमको खेतों से हमको मिलने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे जो फूड तैयार होता है उसी को हम सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है कि बहुत बार क्या रहता है कि जनरली क्या करते हैं कि हमारे अंदर क्या होता है, डेली एक टाइप का फूड खाते रहने से भी बहुत बार क्या होता है, न्यूट्रिशंस की क्या होती है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती रहती है कि हम जब तक फूड की हमारे अंदर जब तक वैरायटीज नहीं होती तब तक वो बहुत बार क्या होता है उस न्यूट्रिशंस या विटामिन की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो हमारी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ज़्यादातर हम स्टेपल फूड का ही यूटिलाइज करते हैं पूरे दिन भर के अंदर। तो अब हमारा बायोफोर्टिफिकेशन की स्ट्रेटेजी ये है कि हम इस तरह से डेली जो कंसिस्टेंटली जो फूड खाया जा रहा है, स्टेपल फूड खाया जा रहा है, उसी को हम क्या कर दिया जाए, बायोफोर्टिफाइड कर दिया जाए, जिससे कि न्यूट्रिशंस की पूर्ति की जा सकती है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें हम यहाँ पर कि ऐसी लो इनकम टारगेटेड ग्रुप होते हैं, लो इनकम टारगेटेड ग्रुप वो होते हैं जिनकी डाइट के अंदर मेनली बेसिकली लो इनकम ग्रुप वाले वो पर्सन होते हैं जो हमेशा ज़्यादातर फूड स्टेपल फूड का ही वो यूटिलाइज करते हैं। वो ज़्यादातर जैसे कि फ्रूट्स वगैरह का यूटिलाइजेशन वो लोग नहीं कर पाते हैं या जो भी अदर सोर्सेज होते हैं उनका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो मेनली रूप से वो स्टेपल फूड का यूटिलाइज करते हैं। और ऐसा स्टेपल फूड को जो यूटिलाइज करने वाले टारगेटेड लो इनकम ग्रुप है उनको भी बायोफोर्टिफाइड फूड को अवेलेबल कराया जा सकता है, तो उनको यहाँ पर टारगेटेड किया जा सकता है, उनको न्यूट्रिशनल इम्प्रूव किया जा सकता है बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू। बायोफोर्टिफिकेशन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अब आपको वहां से ऐसे सीड्स तैयार हो जाएंगे कि वो सीड्स को फिर क्या कर सकते हैं कि जब अगली बार आप फसल उगाओगे तो वो फसल उग के क्या करेगी, वापस से जो क्रॉप तैयार होगी वो सेम एज पहले की तरह क्या होगी, बायोफोर्टिफाइड होगी और उसको लोग अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है, एक टाइम में जितना खर्चा होना है वो हो चुका होता है उस बीज को तैयार करने में। जबकि फोर्टिफाइड के केस में क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री होती है जब फोर्टिफाइड फूड तैयार करती है तो वो हर बार जब भी न्यूट्रिशन विटामिन मिलाएगी तो उसका चार्ज हमसे लेगी। तो जबकि यहाँ पर तो एक बार आपने बायोफोर्टिफाइड स्टेपल फूड फसल कोई भी तैयार कर दी तो उसका जो बीज होगा वो क्या रहेगा, आपका हमेशा सालों तक, कई पीढ़ियों तक यूटिलाइज होता रहेगा। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव क्या है इसकी, लो प्राइस रहती है इसकी पूरी कॉस्ट।
इसके जर्म प्लाज को क्या करते हैं, सीड के जर्म प्लाज को अगर हम एक बार प्रिजर्व कर ले तो उस जर्म प्लाज को हम एक कंट्री को दूसरे कंट्री, दूसरे से तीसरे और चौथे कंट्री के बीच में हम शेयर कर सकते हैं। इंटरनेशनली भी इसका फायदा उठाया जा सकता है। इसी तरह से बायोफोर्टिफाइड स्टेपल फूड के थ्रू हम क्या किया है, यहाँ पर न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर दिया है। हर बार ये फसल ग्रो करती रहेगी और सालों तक इसको लोग कंज्यूम करते रहते हैं बायोफोर्टिफाइड स्टेपल फूड को, और न्यूट्रिशंस की कमी होने के चांसेस से बचा जा सकता है और न्यूट्रिशन स्टेटस को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। बायोफोर्टिफिकेशन के 3 मेथड हो सकते हैं जिनसे किसी भी क्रॉप को बायोफोर्टिफाइड किया जा सकता है। तो देखिए 3 मेथड में कन्वेंशनल बायोफोर्टिफिकेशन है, एक एग्रोनॉमिक बायोफोर्टिफिकेशन है, तीसरा है ट्रांसजेनिक बायोफोर्टिफिकेशन। अगर हम बात करें कन्वेंशनल बायोफोर्टिफिकेशन की, ये एक कन्वेंशनल बायोफोर्टिफिकेशन बहुत पुराना तरीका भी है और बहुत सालों से इसे काम में भी लिया जा रहा है। क्या होता है कि जब कभी हमारी कोई लोकल वेराइटीज़ है, ऐसी लोकल वेराइटीज़ है जिसके अंदर हमको लगता है कि भाई इसमें न्यूट्रिशन या विटामिन की डेफिशिएंसी है या कमी है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसा दूसरा वेराइटी है जिसके अंदर देखते हैं कि उसमें कुछ इस तरह का जेनेटिक ट्रेट है उसका, कि उस जेनेटिक ट्रेट की खास बात यह है कि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस को इम्प्रूव है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कर सकती है कि अगर हम हमारी लोकल वेराइटीज़ के साथ उसकी ब्रीडिंग करवा दी जाए तो अब इस तरह के जो भी हमारे ब्रीडिंग होके जो पौधे उगेंगे, यहाँ पर जो भी फसल तैयार होगी, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो डिजायर्ड विटामिन्स या न्यूट्रिशंस वो सब हमारे लोकल वेराइटीज़ के अंदर भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये एक कन्वेंशनल बायोफोर्टिफिकेशन का तरीका है जो ब्रीडिंग के ऊपर बेस्ड है। लोकल वेराइटीज़ को न्यूट्रिशनल रिच वेराइटी के साथ में आप ब्रीडिंग कराओगे, ब्रीडिंग कराने के बाद जो पौधे तैयार होंगे, उनके जो बीज होंगे, उसी को आगे फिर बायोफोर्टिफिकेशन के रूप में यूटिलाइज किया जाएगा। दूसरा इसी तरह से एग्रोनॉमिक बायोफोर्टिफिकेशन। एग्रोनॉमिक बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम जहाँ भी खेती कर रहे हैं या कोई भी फार्म हाउस है, वहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी को ही क्या कर दो आप, इस तरह से डायरेक्ट फर्टिलाइज कर दो, न्यूट्रिशनल रिच कर दो कि जब कभी उस मिट्टी में जब भी कोई भी पौधा या फसल उगाई जाती है तो उस मिट्टी के अंदर मौजूद माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट कहाँ हो, उस पौधे के अंदर एंटर करना शुरू हो जाए, और ऐसी फसल या पौधे को जब हम यूटिलाइज करें तो उससे फिर क्या होगा कि हमारे अंदर न्यूट्रिशंस की पूर्ति की जा सके। दूसरे तरीके यहाँ पर फिर क्या हो सकते हैं, किसी भी सॉइल को न्यूट्रिशनल रिच या माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच करने का तरीका क्या होता है कि उसमें इस तरह के एनपीके फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर, जिसमें जिंक इंक्लूड किया हुआ हो या और भी कोई मिनरल्स डाले हुए हो, कोई भी ऐसे पेस्टिसाइड जिनका आप छिड़काव कर रहे हो पत्तियों के ऊपर, उसके अंदर भी आप जिंक जैसे न्यूट्रिएंट तत्वों को आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो धीरे धीरे वो जब एब्जॉर्ब करेंगे पौधे तो उसके अंदर न्यूट्रिशंस अंदर चले जाएंगे, और ऐसे फूड को जब यूटिलाइज करेंगे तो वो अपने न्यूट्रिशंस की पूर्ति अपन कर लेंगे। तीसरी तरफ है आपका ट्रांसजेनिक बायोफोर्टिफिकेशन, जो थोड़ा सा कॉस्टली तरीका है। यहाँ पर ये थोड़ा सा जेनेटिक बेस्ड तरीका है, बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड तरीका है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि कोई भी डिजायर्ड जीन जो जानते हैं कि ये न्यूट्रिशन या विटामिन को बनाने का काम करती है, ऐसी डिजायर्ड जीन को हमारे जो भी पौधा है या कोई भी फसल है उसके अंदर उस डिजायर्ड जीन को अगर एंटर करा दिया जाए तो ऐसी माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड डिजायर्ड जीन है उसको अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर जेनेटिक कोड के लिए है तो उसको जब आपने इंट्रोड्यूस करा दिया किसी भी पौधे के अंदर, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है डैफोडिल, तो उसके अंदर डैफोडिल एक राइस की एक वैरायटी है जिसके अंदर क्या किया गया कि इस तरह की जीन को इंट्रोड्यूस करा के कैरोटीन के लेवल को वहां पे बढ़ाया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैरोटीन विटामिन ए के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल
होता है। तो इस तरह से ट्रांसजेनिक बायोफोर्टिफिकेशन भी किया जा सकता है। तो तीन जाहिर सी बात है कि ये 3 तरीके हैं वो हमने यहाँ तक समझ लिए हैं। ध्यान रखना, ट्रांसजेनिक बायोफोर्टिफिकेशन को जीएम फूड, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड के साथ में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसजेनिक फूड और जीएम फूड में बायोफोर्टिफिकेशन और जीएम फूड में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। जेनेटिक मॉडिफाइड फूड के अंदर भी डिजायर्ड जीन को किसी पौधे या फसल के अंदर एंटर कराया जाता है, लेकिन जीएम फूड बनाने के पीछे क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के पर्पज होते हैं। ठीक है, तो उन सब पर्पज को हम जीएम फूड जब पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे। ठीक है, जीएम फूड के बहुत सारे पर्पज होते हैं जिन पर्पज को लेके जीएम फूड तैयार किया जाता है। बायोफोर्टिफाइड फूड होता है जिसका एक ही पर्पज रहता है कि किसी भी तरह से यहाँ पर वो क्या रहे, कोई भी फूड है, कोई भी स्टेपल फूड है, वो न्यूट्रिशनल रिच हो जाए, विटामिन रिच हो जाए, जिससे लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। हाँ, तो देखिए, अभी तक हमने बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में समझा है। अब दूसरी टर्म आती है फोर्टिफिकेशन या फूड फोर्टिफिकेशन। एक ही मतलब है, फोर्टिफिकेशन कह दीजिए या आप फूड फोर्टिफिकेशन कह दीजिए। तो देखिए क्या होता है फूड फोर्टिफिकेशन के अंदर, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कोई भी पर्टिकुलर फूड होता है, उस पर्टिकुलर फूड के अंदर एक या एक से अधिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देना, जिससे कि उस फूड के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट के लेवल को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसा बढ़ा हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट का लेवल वो क्या करेगा, आप कोई भी सामने पॉपुलेशंस हुई या जो भी कंज्यूमर्स होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने के चांसेस को कम करते हैं, या अगर कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो उसको न्यूट्रिशनली इंप्रूव करने का काम करते हैं। तो ये एक इस तरह का मेथड है जिसके अंदर कोई भी फूड होता है, कोई फूड डिसाइड किया जाता है, उस पर्टिकुलर फूड के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को फोर्टिफिकेशन बोला जाता है। इस तरह के जो फूड होते हैं उनको फोर्टिफाइड फूड कहा जाता है। तो कोई भी नेशनल या रीजनल लेवल पे जब फोर्टिफिकेशन किया जाता है तो डिपेंड करता है कि फोर्टिफाइड कहाँ तक करना है, किस लेवल तक जाके फोर्टिफाइड करना है, सिंगल माइक्रोन्यूट्रिएंट को लेके फोर्टिफाइड करना है या मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट को लेके फोर्टिफाइड करना है। ये डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर नेशनल यानी उस पर्टिकुलर कंट्री या उस पर्टिकुलर कंट्री के किसी रीजनल एरिया पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का वहां पर माइक्रोन्यूट्रिएंट का एडिशन किया जाएगा। तो कंसंट्रेशन यहाँ पर जब कभी अपन सिंगल न्यूट्रिएंट्स को लेके बढ़ाई जाती है किसी फूड प्रोडक्ट के अंदर, जैसे नमक, सॉल्ट में जैसे आयोडीन डाल के उसको बोल दिया जाता है आयोडाइज सॉल्ट, तो यहाँ पर एक सिंगल माइक्रोन्यूट्रिएंट को ऐड किया जाता है। दूसरी तरफ जब बात करते हैं अपन कि बहुत सारे जब फूड होते हैं उन फूड के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन ऐड किया जाता है, मतलब एक से ज्यादा जब कभी माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड किए जाते हैं तो दोनों संभावनाएं है कि सिंगल माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ऐड किया जा सकता है और मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ऐड किया जा सकता है। इस तरह की जो प्रक्रिया है ऐड करने की, इसको फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। इस तरह का जो फोर्टिफाइड फूड होता है उसका पब्लिक की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा कि वहां पर फोर्टिफिकेशन किस लेवल तक किया गया है। आपने किसी भी न्यूट्रिएंट को ऐड किया है तो किस लेवल तक किया है, यानी आपने कहाँ तक फोर्टिफिकेशन किया है, और जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट आपने ऐड किया है, जिस ऐड किए जाने वाले न्यूट्रिएंट को बोला जाता है फोर्टिफिकेंट। तो ऐसे फोर्टिफिकेंट या न्यूट्रिएंट का बायोअवेलेबिलिटी क्या है। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज का जो अब हम कंज्यूम कर रहे हैं बॉडी के अंदर, वो कंज्यूम होके कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है। तो ऐसे न्यूट्रिएंट या विटामिन जिसको आपने फूड प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड तो कर दिया है, लेकिन वो जब कंज्यूम करते हैं तो वो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होके कितना हमारे ब्लड में पहुंच रहा है, वो डिपेंड करेगा उस फूड प्रोडक्ट की बायो अवेलेबिलिटी पे या फोर्टिफिकेंट की बायोअवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। और अगर किसी भी फोर्टिफिकेंट की बायोअवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका हेल्थ पर्पज से फायदा भी ज्यादा होगा।
दूसरी तरफ फोर्टिफिकेंट, आपने फूड फोर्टिफिकेशन तो कर दिया है यहाँ पे, लेकिन उसको डिपेंड कर रहा है कि कंज्यूमर उस फोर्टिफाइड फूड को किस लेवल तक कंज्यूम कर रहा है, कितने अमाउंट के अंदर उस फोर्टिफाइड फूड को वो डेली यूटिलाइज करता है, या लंबे टाइम तक कितने समय तक उस फूड को वो यूटिलाइज करता है। इस बात का डिपेंड करेगा कि पब्लिक की हेल्थ को कितना फायदा होगा। तो ये सब कुछ पैरामीटर्स थे जिनको लेके हम कह सकते हैं कि हाँ, कि फूड फोर्टिफिकेशन का इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है। दूसरा, अब हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी एक आबादी, कोई भी एक पूरी पॉपुलेशन या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉपुलेशन जिसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, तो और या फिर ऐसी संभावना है कि उस आबादी के अंदर या स्पेसिफिक ग्रुप में कभी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, तो इस चांसेज को मिनिमाइज किया जा सकता है फूड फोर्टिफिकेशन के थ्रू। इसी तरह से एक आबादी है जिसके अंदर पता चल चुका है आपको कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की यहाँ पर इस पर्टिकुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, जैसे विटामिन ए की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिंक की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, आयोडीन की कमी है। तो ऐसी कोई भी पॉपुलेशन है जिसके अंदर डेमोस्ट्रेट है कि बिल्कुल कि हाँ भाई ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, तो उसको समय रहते हुए फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है, फोर्टिफाइड फूड के थ्रू इसको करेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह से कि जो भी हमारी हमारा जो डेली का लाइफ स्टाइल है, हमारी जो भी डाइटरी हैबिट्स है, उस डाइटरी हैबिट्स या लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है, और फूड फोर्टिफिकेशन करके हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस और डाइटरी इंटेक को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जब कभी हमको लगता है कि हम जो भी हमारा डाइटरी हैबिट या लाइफ स्टाइल के अंदर जो भी हम खान पान है उसके अंदर कमियां हैं, कि लगता है कि भाई इसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, हम जो भी फूड यूटिलाइज कर रहे हैं वो बराबर प्रॉपर वे में हम न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, उस केस में भी हम फोर्टिफाइड फूड को यूटिलाइज करके हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस या डाइटरी इंटेक को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो फूड फोर्टिफिकेशन है उसका दोनों पर्पज हुआ, हेल्थ को मेंटेन करने का भी पर्पज है और हेल्थ को इम्प्रूव करने का भी पर्पज है। तो जब तक आप उस फूड को लंबे टाइम तक या आप जब तक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक अगर आप किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट को यूटिलाइज करते हैं, फोर्टिफाइड फूड को प्रोडक्ट को यूटिलाइज करते हैं, तो आपको दोनों पर्पज से, मेंटेनेंस पर्पज से और इम्प्रूव पर्पज से दोनों तरह से फायदा मिलता है। जैसा कि आजकल देखा गया है कि बहुत सारे डाइटरी फूड फोर्टिफिकेंट के अंदर सेलेक्टेड एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जा रहे हैं, जो क्या करते हैं कि कैंसर होने के चांसेज वगैरह को कम करते हैं। तो यहाँ तक हमने फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में समझा कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फूड फोर्टिफिकेशन किस बात पे डिपेंड करता है कि फ़ायदा होगा या नहीं होगा, फूड फोर्टिफिकेशन के लिए किस तरह की पॉपुलेशंस हो सकती है, किस तरह के कंज्यूमर्स हो सकते हैं जो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, टाइप ऑफ फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है कि अगर हम टाइप ऑफ फोर्टिफिकेशन को अगर हमने समझ लिया तो हमको फोर्टिफिकेशन का पर्पज भी इजीली समझ में आ जाएगा कि फोर्टिफिकेशन रियल में है क्या और किन लोगों के लिए। तो देखिए, टाइप ऑफ फोर्टिफिकेशन की बात करें तो 3 तरह का फोर्टिफिकेशन होता है: मास फोर्टिफिकेशन, टारगेट फोर्टिफिकेशन, मार्केट ड्राइवन फोर्टिफिकेशन। तो देखिए, इंटरव्यू के अंदर आपको कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको मास फोर्टिफिकेशन क्या होता है, टारगेट फोर्टिफिकेशन क्या होता है, मार्केट ड्राइवन फोर्टिफिकेशन क्या होता है। लेकिन अगर अपन इन 3 टर्मिनोलॉजी को हमको अगर समझ में आया हुआ है तो किसी भी मार्केट के अंदर जो फूड प्रोडक्ट जो काम में लिए जाते हैं, जो कि फोर्टिफाइड होते हैं, उनसे रिलेटेड अगर हमको कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया गया तो हमको अगर इन 3 वर्ड्स की अगर हमको जानकारी है तो हम इन 3 वर्ड्स को वहां पर कोरिलेट करके किसी भी क्वेश्चन का हम ठीक आंसर दे सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर इन 3 वर्ड को बेसिकली पर्पज है कि इन 3 को समझने का पर्पज है कि बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस क्या है और क्या सिमिलरिटीज है। इसको समझ लिया तो हमारा कोई भी मार्केट से रिलेटेड, कोई भी फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो उसका हम ठीक जवाब दे लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर
मास फोर्टिफिकेशन की जब बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है मास फोर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर जो ग्रुप है जिन लोगों के लिए मास फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है वो एक तरह की क्या है, जनरल आबादी है, जनरल पॉपुलेशन है। उस जनरल पॉपुलेशन के लिए मास फोर्टिफिकेशन किया जाना जरूरी है। यानी कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि कुछ केसेज के कुछ जगह पर, कुछ एरियाज के अंदर, कुछ फूड्स को रिलेटेड लेके जो भी जनरल आबादी है, जनरल पॉपुलेशन है, वहां पर मास फोर्टिफिकेशन किया जाना जरूरी है। मास फोर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। तो देखिए क्या होता है मास फोर्टिफिकेशन के अंदर, एक या एक से अधिक जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को फूड के अंदर जब ऐड कर दिया जाता है तो उसको फिर जनरल कोई भी पब्लिक होती है उसको यूटिलाइज करती है। कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सिंगल या सिंगल से ज्यादा हो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कोई भी फूड जिसको जनरल पब्लिक ज्यादातर यूटिलाइज करती है उसके अंदर अगर आप ऐड कर देते हो तो ये आपका क्या कहलाता है, मास फोर्टिफिकेशन कहलाता है। इस तरह के जो फूड होते हैं वो सीरियल्स हो सकते हैं, यानी अनाज वगैरह हो सकते हैं, आपके मसाले कॉन्डिमेंट हो सकते हैं, आपके मिल्क दूध हो सकता है आपका। तो इस केस के अंदर जो भी हम अच्छे से जानते हैं कि पब्लिक इन तीन चीजों का, अनाज, मसाले और दूध, इनका दिन प्रतिदिन इनका यूटिलाइज करती है, जनरल आबादी इनका यूटिलाइज करती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर ने भी ये डिसाइड किया है यहाँ पे कि इस तरह के जो भी सीरियल्स, कॉन्डिमेंट या मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशनली क्या करना है, रिच करना है, उनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ऐड किया जाना चाहिए। तो इस मास फोर्टिफिकेशन की नेचर में अपने आप में कैसे होते हैं, ये मैंडेटरी नेचर के होते हैं। क्योंकि इसको क्यों मास फोर्टिफिकेशन को मैंडेटरी किया गया है, क्योंकि अपनी जो आबादी है, भारत की जो आबादी है, मोस्ट ऑफ टाइम में इन्हीं चीजों को ज्यादातर यूटिलाइज करती है, सीरियल्स, कॉन्डिमेंट और मिल्क, इन चीजों पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं। तो इस केस में हमारी भारत सरकार ने मास फोर्टिफिकेशन को एक तरह से क्या कर रखा है, मैंडेटरी कर रखा है। मास फोर्टिफिकेशन लाने के पीछे जो ओपिनियन है हमारा, वो बेस्ट ओपिनियन यहाँ पर क्या है कि एक तो क्या है कि कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी जो जनरल पब्लिक है उस जनरल पब्लिक के अंदर कोई भी स्पेसिफिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी होने का एक हमेशा चांसेज बना रहेगा, कि एक डर बना रहेगा कि हाँ कि ये अपनी पब्लिक अगर लंबे टाइम तक इस तरह का फूड खाएगी तो आगे चल के अंदर इस तरह के कोई भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उस रिस्क से बचने के लिए, उस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बचने के लिए हमारे यहाँ पर क्या कर रखा है भारत सरकार ने, मास फोर्टिफिकेशन को कुछ प्रोडक्ट के केस में, जैसे सीरियल्स, कॉन्डिमेंट, मिल्क के केस में वहां पे मैंडेटरी कर रखा है। जैसे आजकल दूध वगैरह के ऊपर भी लिखा हुआ आता है कि विटामिन ए एंड डी कंटेनिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि ऐसे सीरियल्स, कॉन्डिमेंट और मिल्क के केस में मास फोर्टिफिकेशन को बिल्कुल और बिल्कुल हमारे भारत सरकार ने या गवर्नमेंट सेक्टर ने क्या कर रखा है, मैंडेटरी कर रखा है। तो इस तरह का जो भी न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होने का चांस है जो उससे बचा जा सकते। और दूसरा क्या हो सकता है कि ऐसे कोई भी जहां पर अभी तक ये है कि ये तो नहीं है कि उस पॉपुलेशन के अंदर किसी तरह की कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है, यहाँ पे अच्छे से पता है कि यहाँ पर कोई किसी तरह की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होने वाली नहीं है। फिर भी ये माना जाता है कि अगर हमारी पब्लिक अगर इस फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया के थ्रू जो फोर्टिफाइड फूड मिल रहा है उसको यूटिलाइज करती रहे तो उनके लिए क्या रहेगा, ये हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए दोनों बातों को लेके किया गया है कि जहां पर डेफिशिएंसी होने का चांसेज है उस जनरल पॉपुलेशन में, वहां पर मास फोर्टिफिकेशन किया जाना चाहिए। और ऐसी जनरल आबादी जिसके अंदर कभी भी आगे चलकर ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी विटामिन या न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, लेकिन फिर भी वहां पर भी अगर फूड फोर्टिफिकेशन दिया जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है, उनके हेल्थ बेनिफिट के लिए दिया जाता है। मैंडेटरी एडिशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मास फोर्टिफिकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि मास फोर्टिफिकेशन मैंडेटरी क्यों होना चाहिए। इस एग्जाम्पल से हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि देखा गया कि हमारे इंडिया के अंदर जो अब बर्थ होती है उसके अंदर बहुत बार देखा गया कि बच्चों में क्या आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा है। बच्चों में कोई ना कोई न्यूट्रिशन को लेके जब बच्चे की बर्थ होती है उस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट आता है। तो उस बर्थ डिफेक्ट से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो भी फूड कंज्यूम किया जा रहा है उस फूड कंज्यूम को क्या करे, फॉलिक एसिड से क्या कर दिया जाए, उसको
फॉलिक एसिड डाल के उसको इम्प्रूव कर दिया जाए, यानी कि फॉलिक एसिड को किसी व्हीट फ्लोर यानी आटे के अंदर, गेहूं के आटे के अंदर अगर डाल दिया जाए तो उस फॉलिक एसिड कंटेनिंग गेहूं का आटा जब यूटिलाइज होगा तो फॉलिक एसिड की उस आबादी के अंदर क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, फॉलिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, तो होने वाले बर्थ डिफेक्ट के चांसेज को क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने मास फोर्टिफिकेशन का पर्पज समझ लिया होगा, मास फोर्टिफिकेशन क्या है वो समझ लिया है। तो देखिए अब जो अगला है टॉपिक अपना, अगला जो मेथड है अपना टारगेट फोर्टिफिकेशन। टारगेट फोर्टिफिकेशन के अंदर कोई आबादी होता है, कोई भी पर्टिकुलर आबादी है, उस आबादी के अंदर कोई पर्टिकुलर ग्रुप होता है, उस पर्टिकुलर सब ग्रुप के लिए अगर कोई फोर्टिफिकेशन किया जाता है तो उसको हम टारगेट फोर्टिफिकेशन कह सकते हैं। तो इस तरह का जो भी पर्टिकुलर ग्रुप है, उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर इस तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कोई भी कमी होने का चांसेज हो उसको दूर किया जा सकता है, या कोई भी कमी हो गई हो तो उसको पूरी किया जा सकता है टारगेट फोर्टिफिकेशन के थ्रू। तो देखा गया कि बच्चे, इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन के केसेज में देखा गया कुछ फूड कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स होते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स होते हैं जिनके अंदर भी टारगेट फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है। और दूसरा, फूड डेवलप फॉर स्कूल फीडिंग प्रोग्राम, स्पेशल बिस्किट्स होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए होते हैं। वहाँ पर भी इस तरह के जो फूड है बिस्किट वगैरह रूप में दिए जाते हैं, उनको भी टारगेटली फोर्टिफाइड करके उन बच्चों या वुमेन्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति की जा सकती है। इसी तरह से ऐसे लोग जो डिस्प्लेस होके आते हैं, कहीं एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले गए, तो ऐसे डिस्प्लेस किए हुए पर्सन या किसी भी जैसे बाढ़ वगैरह की वजह से जिनका घर बार वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका हो, या भूकंप की वजह से कुछ घर बार वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुके हो और उनको डिस्प्लेस किया हो, या तो इस तरह के जो भी लोग होते हैं उनके जो इमरजेंसी कंडीशन में हैं, तो उनके लिए इस तरह का टारगेट फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है। इस तरह की अमर्जिंग फीडिंग होती है, उन लोगों के लिए टारगेट फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है। ऐसा जो टारगेट फोर्टिफिकेशन है वो दोनों तरह की नेचर का होता है, मैंडेटरी नेचर का भी होता है और वॉलंटरी नेचर का भी होता है। तो जैसा सब ग्रुप या पॉपुलेशंस होती है, जहाँ की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुछ जगह पर इसको मैंडेटरी रखा है, तो कुछ जगह पर इसको वॉलंटरी कर रखा है गवर्नमेंट ने। इसी तरह से है आपका मार्केट ड्राइवन फोर्टिफिकेशन। मार्केट ड्राइवन फोर्टिफिकेशन क्या कहता है आपका, कि जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं जो बिजनेस पर्पस से जो भी फूड को तैयार कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी स्वेच्छा से, उनके लिए ये सब मार्केट फोर्टिफिकेशन वॉलंटरी है कि वो अपनी स्वेच्छा से अपने फूड प्रोडक्ट के अंदर वो क्या करते हैं पर्टिकुलर कोई भी न्यूट्रिशंस या विटामिन्स वगैरह को ऐड कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि एक तो मैन्युफैक्चरर को क्या रहता है कि उस फूड प्रोडक्ट की जब वो वॉलंटरी के हिसाब से जब लेबलिंग करता है तो अपने प्रोडक्ट के अंदर उस चीज़ को वो मेंशन कर सकता है, तो उसको भी फ़ायदा ये है कि भाई कि वो प्रोडक्ट क्या होगा, इजीली सेल आउट होगा, उसकी मार्केटिंग करना आसान हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी बहुत पहले बताया था एक बार आपको कि जो भी वॉलंटरी स्टैंडर्ड होते हैं वो इस तरह के वॉलंटरी स्टैंडर्ड में भी यही होता है कि जब इस तरह की वॉलंटरी लेबलिंग की जाती है लेबल के ऊपर, तो वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए की जाती है। तो मैन्युफैक्चरर इस तरह का मार्केट ड्राइवन फोर्टिफिकेशन भी कर सकता है, तो कंज्यूमर को फ़ायदा ये है कि उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, और मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा ये है कि मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट को इजीली सेल आउट किया जा सकता है। तो जनरली ये मार्केट ड्राइवन फोर्टिफिकेशन क्या है, वॉलंटरी नेचर का है। फिर भी बहुत बार बहुत सारे फूड प्रोडक्ट के केस में गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट डिसाइड कर रखे हैं, उस लिमिट के अंदर वो फूड फोर्टिफिकेशन किया जाना अनिवार्य कर रखा है। तो बेसिकली तो यही रहता है मोस्ट ऑफ टाइम में मार्केट ड्राइवन जो भी फोर्टिफिकेशन होता है वो आपका वॉलंटरी नेचर का होता है। टारगेट जो फोर्टिफिकेशन होते हैं वो टारगेट फोर्टिफिकेशन मैंडेटरी वॉलंटरी है, वो डिपेंड करेगा सब ग्रुप पॉपुलेशन का सब ग्रुप कैसा है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि आपका मार्केट ड्राइवन फोर्टिफिकेशन और मास फोर्टिफिकेशन ये बिल्कुल इस तरह के हैं जैसे मार्केट फोर्टिफिकेशन में भी ये रहता है कि बहुत सारी जनरल पब्लिक होती है जो फूड को यूटिलाइज करती है,
मास फोर्टिफिकेशन में भी जनरली पब्लिक होती है, किसी फूड को यूटिलाइज करती है, तो वहाँ पर फोर्टिफिकेशन की जो नेचर है वो कैसी नेचर की है, कंप्लायंस नेचर है। कंप्लायंस नेचर का मतलब ये है कि जो भी जनरल पब्लिक है, आम जनता है, वो जब जब भी कभी किसी फूड को यूटिलाइज करे तो उसके अंदर हमेशा क्या रहना चाहिए कि वो कोई भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंचता रहे, विटामिन वगैरह पहुंचता रहे। तो ये थोड़ा सा कैसा है, कंप्लायंस नेचर का है। दूसरी तरफ जब बात करते हैं अपन टारगेट फोर्टिफिकेशन की, तो टारगेट फोर्टिफिकेशन का जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है, कवरेज नेचर होता है। कवरेज नेचर का मतलब यहाँ पर ये इस तरह से रहता है कि कोई भी पर्टिकुलर टारगेट डिसाइड कर लिया अपन ने, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टारगेट डिसाइड किया है, किसी को भी टारगेट करके यहाँ पे अपन ने उनको न्यूट्रिशंस जब पहुंचाया जाता है तो वो कैसी नेचर का हो जाता है, कवरेज नेचर का हो जाता है। तो मार्केट फोर्टिफिकेशन, मास फोर्टिफिकेशन जनरली कैसे होते हैं, कंप्लायंस नेचर के होते हैं। टारगेट फोर्टिफिकेशन, मास फोर्टिफिकेशन, टारगेट फोर्टिफिकेशन आपका कवरेज नेचर का होता है। उसका काम क्या रहता है, कवर करना, सामने वाले ग्रुप को कवर करना। तो यहाँ पर इस तरह से हम समझ सकते हैं कि फोर्टिफिकेशन दो तरह की नेचर का आता है, कंप्लायंस नेचर होती है और उसकी दूसरी कैसी नेचर होती है, कवरेज नेचर होती है। तो एक बार हम फोर्टिफिकेशन में फिर देख सकते हैं, एक बड़ी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके सीधा सीधा कि एक को बोल दो मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन, दूसरा बोल दो आप वॉलंटरी फोर्टिफिकेशन, जो थोड़ा सा ये जानकारी हमारी लेबलिंग पर्पज से इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन में तो सीधा सीधा यही रहता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है, उसको जब किसी फूड प्रोडक्ट हुआ उसके अंदर एक या एक से अधिक जब माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड करने रहते हैं तो वो लीगली उसको ऐड करना पड़ेगा। सुनना वापस से, लीगली उसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैरागेराइन एक ऐसी प्रिपरेशन है, ऐसा फूड प्रोडक्ट है जो क्या रहता है, वेजिटेबल ऑयल से बटर तैयार किया रहता है। वेजिटेबल बेस पे ये बटर तैयार किया जाता है, यानी वनस्पति से बटर तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं मैराग्राइन बोलते हैं। तो उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशंस ऐड करने रहते हैं जो क्या रहता है, आपका मैंडेटरी रहता है, ठीक है। अभी हाल ही में पिछले साल बॉम्बे के अंदर मैराग्राइन को लेके एक नकली प्रोडक्ट सामने आया था, उससे रिलेटेड एक केस स्टडी है। तो उस केस स्टडी को हम जब केस स्टडी वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम समझेंगे कि बॉम्बे में मैराग्राइन को लेके क्या मामला सामने आया था। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है हम लोग को कि मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन के अंदर मैराग्राइन जैसे फूड प्रोडक्ट के अंदर न्यूट्रिशंस को ऐड करना मैंडेटरी रहता है, ठीक है। तो ऐसे जब प्रोडक्ट के अंदर इसी तरह से कुछ टारगेटेड ग्रुप हो या जनरल पॉपुलेशन ग्रुप हो, उसके अंदर जो स्टेपल फूड यूटिलाइज किए जा रहे हैं, उन स्टेपल फूड के अंदर भी फोर्टिफिकेशन किया जाना मैन्युफैक्चरर के थ्रू अनिवार्य किया गया है, ठीक है। इसी तरह से इन्फेंट मिल्क होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फूड प्रोडक्ट होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी फूड होता है उसके अंदर न्यूट्रिशंस को ऐड करना मैंडेटरी किया गया है। और फूड लॉ के अंदर ये भी डिफाइन कर रखा है कि उसमें क्लियरली आपके लेवल पे लिखा हुआ होना चाहिए मैन्युफैक्चरर के द्वारा कि नॉट लेस देन x mg per kg ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट नेम एंड वेयर अप्रोप्रिएट, ठीक है, और नॉट मोर देन y mg per kg ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट नेम। तो ये एक लेबलिंग का एक तरीका रहता है जो मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत जिसको लिखा जाना जरूरी है। दूसरी तरफ बात करते हैं अपन वॉलंटरी फोर्टिफिकेशन। वॉलंटरी फोर्टिफिकेशन के अंदर क्या रहता है, मैन्युफैक्चरली बिल्कुल फ्री रहता है कि वो फोर्टिफाइड फूड को अंदर उसको किसी भी फूड प्रोडक्ट में उसको फोर्टिफाइड करना है या नहीं करना है, उसके लिए वो गवर्नमेंट की तरफ से बाध्य नहीं है। और वो अपना जब भी लेबलिंग करेगा वॉलंटरी फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत तो वो लिख सकता है, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है कि इस फूड कंटेंट के अंदर ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट डाला गया है और इस न्यूट्रिएंट कंटेंट के या ये जो भी न्यूट्रिएंट कंटेंट है एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो उनको वॉलंटरी फोर्टिफिकेशन के अंदर उन न्यूट्रिएंट के नाम वो वहाँ पे लिख कर मेंशन कर सकता है। तो उसके लिए इस तरह की बाध्यता नहीं है कि नॉट लेस देन और नॉट मोर देन की, इस तरह की कोई भी बाध्यता नहीं है वॉलंटरी फोर्टिफिकेशन के अंदर। सिंपल एक नाम लिख के भी वो वहाँ पर छोड़ सकता है, उसको जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पर नॉट लेस देन और नॉट मोर देन को मेंशन करे। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन।
तो यहाँ पर हम फूड फोर्टिफिकेशन की कुछ एडवांटेज भी देखेंगे और उसकी लिमिटेशन भी देखेंगे। फोर्टिफिकेशन का जनरली एम ये होता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की एक अमाउंट के अंदर सप्लाई करना रहता है। जो भी हम बैलेंस डाइट लेते हैं, जो भी बैलेंस डाइट या हेल्थी डाइट या गुड डाइट लेते हैं, उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो अमाउंट होती है उस लेवल तक की सप्लाई फोर्टिफिकेशन के थ्रू की जाती है। फोर्टिफाइड स्टेपल फूड के केस में क्या रहता है कि जो भी फोर्टिफाइड स्टेपल फूड होगा उसके अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का लेवल होगा वो उसके नेचुरल लेवल पे ही होना चाहिए। ध्यान रखना, फोर्टिफिकेशन के अंदर जो फोर्टिफाइड फूड होते हैं उन फोर्टिफाइड फूड के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का लेवल रखा जाता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का लेवल इतना ही रखा जाता है जो नेचुरल रूप से फूड स्टेपल फूड के अंदर पाया जाना चाहिए। उस लेवल तक ही उस फूड प्रोडक्ट के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो मार्केट के अंदर इतने सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स या हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं उनके केस में इस तरह की बात नहीं है। वहां पर नेचुरल रूप से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं स्टेपल फूड में उनसे ज्यादा लेवल उनके सप्लीमेंट फूड के अंदर होता है। तो एक तरह की ये लिमिटेशन है यहाँ पर कि फोर्टिफाइड स्टेबल फूड के अंदर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर ऐड होगा तो वो सिर्फ नेचुरल लेवल तक ही उसको ऐड करना है, उससे ज़्यादा लेवल तक का ऐड नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर जब इस तरह का फोर्टिफिकेंट, इस तरह के न्यूट्रिएंट विटामिन जब ऐड करता है किसी फूड प्रोडक्ट के अंदर तो वो उसका कॉस्ट चार्ज नहीं करता है या वो उसका कॉस्ट चार्ज नहीं ले सकता अपने से। वो उस फूड की जो एक्चुअल कॉस्ट है वही लेगा। वो न्यूट्रिशंस और जो विटामिन वगैरह ऐड किए, फोर्टिफिकेंट डाला है, उन सब की कॉस्ट हमसे वो नहीं ले सकते हैं। When properly regulated fortification carries a minimum risk of chronic toxicity, यानी कि जब इस तरह का जो भी फोर्टिफिकेशन है इसको इस तरह से फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है कि भविष्य के अंदर यहाँ पर क्रॉनिक टॉक्सिसिटी के चांसेज बहुत कम है या चांसेज नहीं है। क्योंकि जब हम नेचुरल लेवल तक का ही न्यूट्रिएंट विटामिन ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लंबे टाइम के बाद आने वाली क्रॉनिक टॉक्सिसिटी है उसके चांसेज नहीं होंगे यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसी तरह से जबकि दूसरी तरफ जब अपन न्यूट्रास्यूटिकल्स वगैरह वहां पर बात करेंगे तो उनके केस में न्यूट्रिएंट का लेवल इतना ज्यादा होता है कि भविष्य में कभी भी उनकी टॉक्सिसिटी आने के चांसेज रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी के चांसेज बहुत कम होते हैं। दूसरा ये कि कोई भी पॉपुलेशन से जो यहाँ की गरीब पॉपुलेशन हो या वेल्थी धनी पॉपुलेशन हो, दोनों के लिए ये क्या है बहुत बेनिफिशियल है कि वहां पर वो क्या कर, फोर्टिफिकेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है न्यूट्रिशन पहुंचाने का। और फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया एक ऐसी है जो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। दूसरी टाइप की जो भी स्ट्रेटेजीज देखें उनके कंपैरिजन में आपका फोर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि उधर आप जो न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ सप्लीमेंट में जाते हैं तो उनकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जबकि यहाँ पर फोर्टिफिकेशन के अंदर क्या होती है, कॉस्ट रीजनेबल होती है जिसको कोई भी यूटिलाइज कर सके। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ एडवांटेज थी, कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस थी फोर्टिफिकेशन को लेके। ये सब एडवांटेज लिमिटेशन हमको पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जब हमको न्यूट्रास्यूटिकल्स और फोर्टिफिकेशन के बीच में जब डिफरेंस करके पूछा जाएगा तो इन सब चीजों की जानकारियां हमारे को वहां पे जवाब देने में काम आएगी। तो यहाँ तक हमने देखा कि बायोफोर्टिफिकेशन क्या था, फोर्टिफिकेशन क्या था, इनमें किस तरह की सिमिलरिटीज और डिफरेंस कैसे कैसे थे। अब हमको इस थोड़े फोर्टिफिकेशन को फोर्टिफाइड फूड से कोरिलेट करके देखना है कि गवर्नमेंट फोर्टिफाइड फूड को लेके गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स चला रखी है। फोर्टिफाइड फूड के अंदर फोर्टिफाइड फ्लोर, फोर्टिफाइड मिल्क, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है कि ऐसे मार्केट के अंदर कौन से फूड्स आते हैं जिनको फोर्टिफाइड फूड के रूप में हम लोग काम में लेते हैं और उनके अंदर किस किस तरह का न्यूट्रिशंस या विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मौजूद रहते हैं, वो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। और इसके बाद देखिए बायोफोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन के बाद में ही जो अलग एक कैटेगरीज है, इसी से मिलती जुलती कैटेगरीज है, वो भी न्यूट्रिशंस को लेके ही बनाई गई कैटेगरीज है, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स है, फंक्शनल फूड है, डाइटरी सप्लीमेंट्स है, हेल्थ सप्लीमेंट्स है,
मेडिकल फूड है। इन सब वर्ड्स का मतलब क्या होता है, इन सब के अंदर कौन कौन से फूड किस कैटेगरी के अंदर आता है और इन सब को हम कैसे पहचान सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम समझने के लिए इसी न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड रूल्स रेगुलेशन एक्ट 2011 की अगली क्लास के लिए हम आगे का टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे, जिसमें इन सभी के बारे में हम बातें करेंगे। आज हम पार्ट फर्स्ट के अंदर सिर्फ बायोफोर्टिफिकेशन और फोर्टिफिकेशन की बात की है। अब आगे का न्यूट्रास्यूटिकल्स और बाकी के जो भी फूड के टाइप्स हैं उन सब का डिस्कशन हम पार्ट सेकंड में करेंगे, और जो भी जिस भी तरह के क्वेश्चंस होंगे उन सब चीज़ों को हम आगे डिस्कस करते रहेंगे।